तो आपका स्वागत है हमारी कोचिंग क्लासेस जिसका नाम है प्रगति कोचिंग क्लासेस। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना तीसरा चैप्टर का माइंड मैथ, जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ। मैं फिलहाल माइंड मैथ के थ्रू आपको याद कराना चाहूँगा, जिससे आप एक बार में आसानी से पूरा चैप्टर का रिवीजन लगभग 2 या 3 घंटे में कर लें। ठीक है, वैसे हमारा एग्जाम पास में आ चुका है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते, सीधे बोर्ड पे आते हैं। तो हमारा जो तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है धातु और अधातु। मैंने उपधातु इसलिए लिख दिया कि अगला हेडिंग मुझे उपधातु भी पढ़ाना है, तो चूंकि मुझे इसमें पढ़ाना है इसलिए मैं उपधातु भी पढ़ा इसमें लिख दिया हूँ। तो हमारा जो तीसरा चैप्टर है उसका नाम है धातु और अधातु। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे धातु के भौतिक गुण। धातु के भौतिक गुण में हम सबसे पहले पढ़ेंगे धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनावेशित हो जाती है, यानी धातुओं पर प्लस आयन प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरा धातु का भौतिक गुण है तन्यता। धातु में तन्यता अर्थात तार बनाने की गुण पाई जाती है, यानी तार को धातु को खींच के आप तार बना सकते हो। और सबसे अच्छा जो धातु जिसका आप तार बना सकते हो उसका नाम है ऑरम यानी गोल्ड, और दूसरा है सिल्वर एजी। ठीक है, अब तीसरा आप पढ़िए धातु का तीसरा भौतिक गुण है आघातवर्तीयता। आघातवर्तीयता क्या होती है? किसी भी धातु को पीट कर चादर बनाने की गुण को हम कहते हैं आघातवर्तीयता। ये धातु में केवल पाया जाता है। धातुओं की चौथी भौतिक गुण होती है ध्वनिक यानी सोनोरस, यानी जब भी धातु आपस में टकराते हैं या तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होता है। ठीक है, जिसको सोनोरस कहते हैं। धातु का पांचवा भौतिक गुण है विद्युत का सुचालकता, यानी धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, अर्थात वो धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसके कारण उसमें विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी धातु पे विद्युत का चालन होता है। हमारा अगला जो पॉइंट है धात्विक चमक। हमारा अगला यानी धातुओं में एक चमक पाए जाते हैं, विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे हम कहते हैं धात्विक चमक। और धातु का जो अगला भौतिक गुण है वो है गलनांक एवं क्वथनांक। किसी भी धातु का गलनांक अर्थात ठोस से द्रव बदलने की क्रिया, इसको कहते हैं गलनांक, गलन यानी गलनांक, तो वो सबसे उच्च होती है, तथा क्वथनांक भी सबसे उच्च होती है। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया? धातु के गलनांक और क्वथनांक भौतिक गुण लास्ट पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि धातुओं को ऑक्सीजन में दहन, जितने भी धातु है वो उनका ऑक्सीजन में दहन। तो उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम मैग्नीशियम का। जब भी हम मैग्नीशियम का हम दहन कराते हैं तो आपको याद होगा कि हमने एक रिबन या मैग्नीशियम का रिबन लिया था जिसमें हमने जलाया था। तो उसमें क्या हुआ था? एक सफेद रंग की राख प्राप्त हुई थी जिसको कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और ये अति तीव्र, इसमें जो प्रकाश था वो अति तीव्र था, जिसके कारण हमने ये कहा था कि आप चश्मा लगाकर इस अभिक्रिया को करें। ठीक है, उसके जस्ट आगे आगे तो हम पढ़ेंगे कैल्शियम। जब भी कैल्शियम का हम ऑक्सीजन के साथ दहन कराते हैं तो हम कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। फिर उसके आगे एल्युमिनियम, जब भी एल्युमिनियम का हम दहन कराते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। इसी तरह से जब भी जिंक का दहन कराते हैं तो जिंक ऑक्साइड का। सोडियम और तथा पोटेशियम, जब भी सोडियम और पोटेशियम का हम दहन कराते हैं तो चूंकि ये इतने तीव्र अभिक्रियाशील है कि इनको सिर्फ बाहर आप निकालते हो, ये वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जलने लगते हैं और सोडियम के ऑक्साइड और पोटेशियम के ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। अब इसके आगे ये कापर का ऑक्साइड। जब भी कापर का हम दहन कराते हैं तो चूंकि कापर ऑक्सीजन के साथ तीव्र अभिक्रिया नहीं करता, बहुत स्लो अभिक्रिया करता है, जिसके कारण वो सब कापर को काफी देर तक गर्म करने पर ये कापर ऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक है, अब लास्ट पढ़ेंगे वे धातुएं जो ऑक्सीजन में दहन नहीं होती, अर्थात ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। उन धातुओं का नाम है, पहला है ऑरम यानी गोल्ड, दूसरा अर्जेंटीनम यानी सिल्वर, तीसरा हुआ प्लेटिनम यानी एक तरह का प्लेटिनम एक धातु है। ठीक है, तो चलिए हमने पढ़ लिया है धातुओं का रासायनिक गुण में पहला रासायनिक गुण धातुओं का ऑक्सीजन में दहन। अब हम पढ़ेंगे दूसरा धातु का रासायनिक गुण में धातुओं का जल के साथ अभिक्रिया। जब भी धातुओं का जल के साथ आप अभिक्रिया कराते हो तो धातु के ऑक्साइड का निर्माण होता है, तथा कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो जल में घुलनशील होती है, तथा वे धातु के ऑक्साइड जो जल में घुलनशील होती है वे धातु का हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं। जैसे कि आप ध्यान दीजिए सोडियम और पोटेशियम का जल के साथ अभिक्रिया।
सोडियम और पोटेशियम जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करती हैं, जिसके कारण वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्षार और हाइड्रोजन गैस और अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। जबकि पोटेशियम जो है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस और अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। इसी तरह आप कैल्शियम को देखिए, जब भी आप कैल्शियम को जल में डालते हो या जल के साथ अभिक्रिया कराते हो तो कैल्शियम जो है वो भी हल्के मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। अब इसी तरह जब भी आप मैग्नीशियम की अभिक्रिया जल के साथ कराते हो, चूंकि यहाँ पे एक बात बाबू आप ध्यान रखिएगा, बात यह है कि मैग्नीशियम जो है ना ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता, यानी ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो मैग्नीशियम में हम थोड़ा गर्म पानी का उपयोग करते हैं, जिसके कारण मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। अब जस्ट इसके आगे आइए, एल्युमिनियम फेरस जिंक। एल्युमिनियम फेरस जिंक ना तो शीतल पानी के साथ अभिक्रिया करती हैं, ना ही गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करती हैं। ये केवल जल के वाष्प के साथ अभिक्रिया करती हैं, और ये जल के वाष्प के साथ अभिक्रिया करके एल्युमिनियम अगर जल के वाष्प के साथ अभिक्रिया करता है एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। वहीं फेरस जल के वाष्प के साथ अभिक्रिया करके फेरस ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। वहीं जिंक जल के वाष्प के साथ अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। फिर लास्ट में हम ये पढ़ेंगे धातुओं के, चलो वैसे धातुएं जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, कि ना ही जल ठंडे जल के साथ, ना ही गर्म जल के साथ, ना ही जल वाष्प के साथ। तो उन धातुओं का नाम है औरम यानी गोल्ड, दूसरा हुआ अर्जेंटीनम यानी सिल्वर, तीसरा हुआ कॉपर, चौथा हुआ लेड। ये कुछ ऐसी धातुएं हैं जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। हमने ये पढ़ चुका है कि धातु के भौतिक गुण और रासायनिक गुण। चूंकि धातु के अभी और रासायनिक गुण मुझे पढ़ाने हैं, फिलहाल मैं अधातु को कंप्लीट कर दूं, भौतिक गुण को और उपधातु को, तब मैं धातु की जो बाकी बचे हुए रासायनिक गुण हैं वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। देखिए अधातु के जो भी भौतिक गुण है, उसमें सबसे पहला है कि अधातु जो है ना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणावेशित हो जाता है, यानी उस पर माइनस चार्ज आता है। दूसरा धातु का अधात्विक गुण, अधातु का भौतिक गुण है धात्विक चमकनीयता। अधातु में धात्विक चमकनीयता केवल आयोडीन और हीरे को छोड़ के, क्योंकि आयोडीन में भी अपना चमक होता है और हीरे में भी अपना चमक होता है। अधातु विद्युत का कुचालक होते हैं, अधातु में जो विद्युत होता है वो चलते नहीं, क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जाता। इस कारणवश अधातु जो होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन इसका अपवाद होता है ग्रेफाइट। ठीक है, अब अधातु के अगले भौतिक गुण के पास आइए, यानी अधातु कठोर नहीं होते। हाँ, सारे जो भी अधातु होते हैं वो निरंतर गैस के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन इसका जो एक अपवाद है वो हीरा है। हीरा सबसे कठोर अधातु है, चूंकि वो कार्बन से बना होता है। धातु के अगले भौतिक गुण की तरफ, यानी ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं। ठीक है, जो भी अधातु होते हैं वो समांतर गैस होते हैं, तो इस कारणवश वो उनमें कोई भी ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं। ठीक है, अब इसके आगे आइए, अधातुओं के भौतिक गुण का अगला उदाहरण है तन्यता और अघातवर्तीयता का गुण नहीं पाया जाता। तन्यता क्या है? तन्यता वो है कि जब भी किसी अधातु या धातु को हम पीट कर पतला चादर बना सके, क्योंकि यह गुण अधातु में नहीं पाया जाता है। ठीक है, जबकि अघातवर्तीयता किसी भी तत्व या पदार्थ को हम पीट के चादर बनाने के गुण को कहते हैं। ये भी गुण अधातुओं में नहीं पाया जाता है। अब चलिए इसके आगे आइए, अधातुओं का भौतिक गुण गलनांक एवं क्वथनांक। तो अधातुओं का एक गुण होता है जिसको कहते हैं गलनांक एवं क्वथनांक। ये निम्न होता है, सामान्यतः ये निम्न होता है, लेकिन इसका भी एक अपवाद है। ग्रेफाइट जो है वो सबसे अधिक उसका गलनांक होता है, और हीरे का। ठीक है, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं उपधातु को। उपधातु क्या है? तो ऐसे पदार्थ प्राप्त हुए पृथ्वी पे जिनमें ना धातु और अधातु दोनों का गुण था, जैसे कि बोरान हुआ, सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ। ठीक है, ये कुछ ऐसे पदार्थ हुए जिनमें धातु और अधातु का दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, हम अब आगे पढ़ रहे हैं, जो भी हमारा बचा हुआ था धातु के रासायनिक गुण में जो भी बचा था, अब हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया। चूंकि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती नहीं है, ठीक है, इसीलिए
धातु जो भी है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करती ही नहीं, लेकिन तनु अम्ल के साथ जरूर अभिक्रिया करती है। और तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके वो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए, इसमें भी धातुओं में भी कुछ धातुओं की अभिक्रियाशीलता होती है। जैसे कि इसमें जो फेरस है सबसे कम अक्रिय है, यानी सबसे कम धीरे से, जो फेरस है सबसे धीरे से अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। उससे थोड़ा तेज जिंक करता है, उससे थोड़ा तेज अल्युमिनियम करता है, और इसमें सबसे तेज मैग्नीशियम जो है तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, यहाँ तक हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब इसके हम आगे पढ़ेंगे जो भी अगला हमारा गुण है धातु का रासायनिक गुण, धातु का नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। क्योंकि जब भी धातु का अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं तो जल प्लस नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण होता है। यहाँ तक आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जो भी नाइट्रिक जो अम्ल है वो धातु को अपचयित करके जल बना देता है। ठीक है, लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज ये दो ऐसे धातु तत्व हुए जो इनके नाइट्रिक अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करके लवण पर हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। अब आगे और आइए रासायनिक गुण में, धातु के रासायनिक गुण में धातु के लवणों के विलयन के साथ धातु की अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि जैसे मान के चलिए के लिए धातु ए के लवणों के विलयन के साथ धातु बी की अभिक्रिया कराने पे जब भी धातु जो ए है अगर धातु बी के अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है तो धातु बी धातु ए के लवणों के विलयन में से उसे विस्थापित कर देती है। एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि धातु ए के लवणों के विलयन के साथ धातु बी की अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में होता ही है कि जो भी धातु बी है धातु ए के अपेक्षा ज्यादा अभिक्रियाशील होती है, और ये करती क्या है कि धातु ए के जो लवण का जो विलयन है उसमें से धातु ए को विस्थापित कर देती है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। चलिए मैं इसके आगे आपको बताना चाहूंगा कि धातु के रासायनिक गुण में धातु और अधातु के साथ अभिक्रिया। तो आपको ये पता होगा कि जो भी धातुएं होती है जो वो इलेक्ट्रॉन का क्या करती हैं, त्याग करती हैं, जबकि जो भी अधातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। तो इन दोनों की इन अभिक्रिया के फलस्वरूप इस दोनों के अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण का निर्माण होता है। जब भी आप लवण को तोड़ेंगे तो उसमें एक धातु प्राप्त होगा आपको, एक अधातु प्राप्त होगा। क्योंकि धातु इलेक्ट्रॉन को दान करता है और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इन दोनों के इस अभिक्रिया के स्वरूप इन दोनों के मध्य में एक आयनिक बंध बनता है, या इस प्रकार के यौगिक को हम आयनिक यौगिक कहते हैं। समझ में है? तो अब हम ये पढ़ेंगे आयनिक यौगिकों के गुण। तो आयनिक यौगिकों का जो गुण होता है उसमें गलनांक और क्वथनांक पढ़ेंगे। तो आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, सबसे उच्च होता है, क्योंकि ये जो बंध है आयनिक बंध है ये सबसे मजबूत बंध होता है, इस कारणवश। अब दूसरा पढ़ेंगे आयनिक यौगिक की घुलनशीलता। जो भी आयनिक यौगिक होते हैं ये जल में समानतः घुल जाते हैं, लेकिन केरोसिन और पेट्रोलियम में नहीं। अब अगला हम पढ़ेंगे आयनिक यौगिकों की विद्युत चालकता। तो आयनिक जो भी घुले हुए आयनिक यौगिक उसमें विद्युत की चालकता होती है। अब हम आगे पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी क्या होता है? जब भी हम तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर सजाते हैं अवरोही क्रम कि ज्यादा अभिक्रियाशील वाले तत्व सबसे ऊपर रखे जाते हैं और सबसे नीचे कम अभिक्रियाशील वाले तत्व रखे जाते हैं, तो उस श्रेणी को हम कहते हैं सक्रियता श्रेणी। ठीक है, इसमें सबसे ऊपर जो होता है पोटेशियम का, सबसे नीचे ऑरम यानी गोल्ड होता है। अब हम पढ़ेंगे संयोजकता। संयोजकता क्या होता है? जब भी कोई पदार्थ होता है उसका जब भी कोई तत्व होता है उसका जो परमाणु क्रमांक है वो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताता है। जब भी उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास द्वारा बांटते हैं तो उसमें जो सबसे बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। जब भी कोई तत्व होता है उसके बारे में लगभग बहुत सारी कक्षा होती है, KLMN। सारे कक्षा में, के कक्षा में हम 2 इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं, L कक्षा में हम 8 इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं, जबकि M कक्षा में हम 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और N कक्षा में हम लगभग 32 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। यदि किसी तत्व का जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें उसमें बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से 4 के मध्य हो तो हम उसका जो भी संयोजकता होता है वो वही हो जाता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 से 8 के मध्य हो तो हम 8-n का रूल लगाते हैं। 8-n का रूल में ये बताता है कि बाह्यतम कोष में कितने संयोजित इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो जहाँ पे n क्या होता है,
जहाँ पे n इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है, चलिए सारे जो तत्व होते हैं वो अपने आइटम को उसको पूर्ण करके यानी उसमें 8 की संख्या लाकर वो अक्रिय होना चाहते हैं। इसके लिए वे इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण करते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं संयोजकता। तो हमने जैसा कि पढ़ लिया है, तो हम पिछले कुछ चैप्टर पढ़ चुके टॉपिक, अब हम आगे पढ़ेंगे धातुओं की प्राप्ति। धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है? तो धातु की प्राप्ति हम 2 तरीके से करते हैं, एक होता है खनिज के रूप में, दूसरा होता है अयस्क के रूप में। खनिज क्या है? खनिज वो भूपर पट्टी पे पाया जाना वो पदार्थ है जिसमें थोड़े से भी मात्रा में धातु उपस्थित है, उनको हम कहते हैं खनिज। जबकि अयस्क वो पदार्थ होते हैं जिनमें अधिक मात्रा में धातु और थोड़े से मात्रा में या कम मात्रा में अशुद्धियां प्राप्त होती है, तो उनको हम कहते हैं अयस्क। अयस्क को चूंकि निकालने में हमें मुनाफा ज्यादा होता है खनिज की अपेक्षा। चलिए अब इसके आगे जस्ट आइए, धातुओं का निष्कर्षण हम पढ़ते हैं। धातुओं का निष्कर्षण होता कैसे? तो धातु को निष्कर्षण हम करने के लिए हम 3 प्रकार के धातु में बांटते हैं। पहले निम्न अभिक्रियाशीलता वाले धातु का निष्कर्षण करते हैं, फिर करते हैं मध्यम अभिक्रियाशीलता वाले धातु का निष्कर्षण, और सबसे लास्ट में करते हैं उच्च अभिक्रियाशीलता वाले धातु का निष्कर्षण। अच्छा, निम्न अभिक्रियाशीलता वाले धातु कौन से? तो ऑरम हुआ यानी गोल्ड, अर्जेंटीनम यानी चांदी, प्लेटिनम वो भी एक पदार्थ होता है, क्यूपरम यानी कॉपर, हाइड्रोग्यूरम यानी पारा। ये वो तत्व है जो निम्न अभिक्रियाशीलता वाले हैं। ठीक है, ये प्रकृति में सल्फाइड या ऑक्साइड के अवस्था में प्राप्त होते हैं। ठीक है, और ये स्वतः ही स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन कॉपर और हाइड्रोग्यूरम ऐसा 2 पदार्थ हैं या ऐसे 2 धातु हैं जो सल्फाइड और ऑक्साइड की अवस्था में ही प्राप्त होते हैं। दूसरे हुए मध्यम अभिक्रियाशीलता वाले धातुओं का निष्कर्षण। मध्यम अभिक्रियाशीलता जिनकी अभिक्रियाशीलता सक्रियता श्रेणी में मध्य में आती है, ये धातुओं का नाम है जिंक, फेरस और प्लम्बम। ये 3 धातु हैं, जिंक, फेरस और प्लम्बम। ये पृथ्वी में यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, ये कार्बोनेट की अवस्था में, सल्फाइड की अवस्था में और ऑक्साइड के रूप में भी प्राप्त होते हैं हमें। ठीक है, अब लास्ट में ये उच्च अभिक्रियाशीलता वाले धातुओं का निष्कर्षण। उच्च अभिक्रियाशीलता वाले धातु कौन से होते हैं? जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊंचे पे आते हैं या जिनकी अभिक्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है। इसमें होते हैं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और कैल्शियम। ये जो धातुएं हैं या तत्व हैं जो पृथ्वी पे हमें स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती, ये हमेशा यौगिक अवस्था में प्राप्त होती हैं तथा यौगिक अवस्था से हम इसे वापस शुद्धिकरण करके प्राप्त करते हैं। हमने अब आगे हम आएंगे, अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे अयस्क का समुद्रीकरण। अयस्क का समुद्रीकरण क्या होता है? जब भी हम कोई खनिज या अयस्क हम प्राप्त करते हैं तो उसमें कुछ अशुद्धियां होती है, जैसे रेत, बालू और अन्य अशुद्धि जिनको हम गैंग कहते हैं। ठीक है, इन अशुद्धियों का जो भी प्रकार होता है या तो भौतिक प्रकार या रासायनिक प्रकार से ठीक है होता है। ठीक है, अब इसके आगे तो हम इसमें 3 प्रकार के, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 3 प्रकार के धातु अभिक्रियाशीलता वाले धातु प्राप्त होते हैं। तो हम तीनों प्रकार के, सबसे पहले हम पढ़ेंगे उच्च अभिक्रियाशीलता वाले धातुओं का निष्कर्षण। उच्च अभिक्रियाशीलता वाले धातु में कौन हुआ? जैसे सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, एल्युमिनियम हुआ, कैल्शियम हुआ। इसको हम कहते हैं कि इसको जो अलग करने का तरीका, उसमें हम गलित धातु को विद्युत अपघटनी विलयन से प्राप्त करते हैं। आप फिर शुद्ध धातु, जैसे देखिए कि मैंने एक टब लिया, उस टब में या मैंने एक बीकर लिया। ठीक है, उस बीकर में मैंने क्या किया कि गलित यानी NaCl का यानी समुद्री पानी को इसमें मैंने डाल दिया। एक मैंने 2 इलेक्ट्रोड लगाया, एक इलेक्ट्रोड को प्लस यानी एनोड, दूसरे इलेक्ट्रोड को कैथोड यानी माइनस यानी कैथोड। तो जब भी मैंने कैथोड बनाया और विद्युत धारा जब मैंने प्रवाहित किया तो इस जल में जो NaCl है, ये इस जल में जो NaCl है ये टूट कर Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। ठीक है, तो Na चला जाएगा कैथोड की ओर और Cl चला जाएगा एनोड की ओर। समझ में आया? ठीक है, तो मैं अब आगे की तरफ चलता हूँ। तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे मध्यम अभिक्रियाशीलता वाले धातुओं का निष्कर्षण। मध्यम अभिक्रियाशीलता वाले धातु में किस प्रकार के धातु आते हैं? तो इसमें आते हैं जिंक, फेरस और प्लम्बम। ये सारे जो धातु हैं ये मध्य अभिक्रियाशीलता वाले धातु होते हैं। तो चूंकि ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं प्राप्त करते, तो या तो ये सल्फाइड अवस्था में प्राप्त होंगे या तो कार्बोनेट अवस्था में, या तो सल्फाइड अवस्था में या कार्बोनेट अवस्था में। तो सल्फाइड अवस्था में हम करते हैं, जब भी सल्फाइड अवस्था में हमें धातु प्राप्त होते हैं तो उनका हम करते हैं भर्जन, यानी उनको अधिक ऑक्सीजन वाले हवा में गर्म करने की क्रिया को हम भर्जन कहते हैं। जब भी हम भर्जन करते हैं तो हमें जो अशुद्धि इसमें से निकलती है वो होता है सल्फर के ऑक्साइड।
ठीक है। उसी तरह जब भी हम कार्बोनेट के अयस्क को सीमित वायु के साथ गर्म करते हैं तो उस क्रिया को कहते हैं निस्तापन। निस्तापन में जो अशुद्धि प्राप्त होती है वो होती है कार्बन के ऑक्साइड, ठीक है। और जिससे हमें जो शुद्ध प्राप्त होता है वो होता है धातु के ऑक्साइड हमें प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड विद्यार्थी, हालांकि धातु का भी ऑक्साइड प्राप्त है। जैसे मान के चलिए मैं ZnO ही ले लेता हूँ, तो जब ZnO हमें प्राप्त होता है तो ZnO का हम जब अपचयन कराएंगे, यानी इस पे जब भी हम हाइड्रोजन गैस या कोई सा भी ऐसा हाइड्रोजन गैस का जब भी हम मिश्रण कराएंगे तो हमें जब भी हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे तो ये प्राप्त होगा जिंक प्लस जर्कान हमें प्राप्त हो जाएगा, यानी हमें शुद्ध धातु हमें प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से जो अभी हमें अशुद्ध धातु के रूप में कंकड़ पत्थर मिट्टी प्राप्त होगी उसका हम शोधन करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया? चलिए अब मैं आपको चलता हूँ आगे पढ़ाने में निम्न अभिक्रियाशीलता वाले धातु का निष्कर्षण में। निम्न अभिक्रियाशीलता वाले धातु के निष्कर्षण में आते हैं गोल्ड, जिसको औरन कहते हैं, अर्जेंटीनम, चांदी, प्लेटिनम यानी पीटी होता है, और सीयू कापर। इसी वजह से मैंने वहाँ पे कापर को रख कर दिया कि कापर निम्न अभिक्रियाशीलता वाले में आता है, ठीक है। तो कापर लीजिए और हाइड्रोजन, तो कापर और हाइड्रोजन ये सल्फाइड अयस्कों के रूप में प्राप्त करते हैं। तो जब भी सल्फाइड अयस्कों के रूप में प्राप्त होते हैं तो हम इसका भर्जन करते हैं। भर्जन अर्थात ऑक्सीजन की अधिक मात्रा में हम इसको गर्म करते हैं, जिसके कारण हमें सल्फर के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। सल्फर के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं, तो वहां से हमें धातु प्राप्त होता है। जब भी सल्फर के ऑक्साइड निकल जाते हैं तो धातु बचते हैं, ठीक है। तो उन धातुओं का हम परिष्करण यानी साफ सफाई करते हैं। तो उस धातु का परिष्करण करने के लिए हम विद्युत अपघटनी परिष्करण का उपयोग करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ विद्युत अपघटनी परिष्करण क्या होता है। तो हम क्या करते हैं ना कि एक बीकर लेते हैं या कोई सा भी एक जगह बीकर लेते हैं, उसमें जो अशुद्ध धातु में प्राप्त हुई है, यानी मतलब शुद्ध धातु जो हमें अभी प्राप्त हुई, पूर्णतः शुद्ध नहीं, जो वो अभी भी अशुद्धि है उसमें, तो उसको हम अभी अशुद्धि धातु कहेंगे। तो जो हमें अशुद्ध धातु प्राप्त हुई है उसमें हम सीधे उसको बनाते हैं एनोड यानी प्लस आयन वाला, दूसरे उसके बगल में एक कैथोड माइनस आयन के साथ खड़ा कर देते हैं, और उसके बीच में हम कोई विलयन उसी धातु के लवण का विलयन हम यूज करते हैं विद्युत अपघट्य विलयन के रूप में, ठीक है। जब भी उसमें विद्युत धारा हम प्रवाहित करते हैं, तो जो भी शुद्ध धातु है वो गल कर कैथोड की ओर जाने लगती है। यानी यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि मान के चलो कापर ही है, ठीक है। तो कापर पे धन आवेशित है, तो वो धन के पास रह ही नहीं सकता, तो वो जाएगा ऋणावेश यानी कैथोड के पास जाके चिपक जाता है, ठीक है। तथा जब इसमें से कुछ अशुद्धियां क्या होती है ना कि गल के नीचे आ जाती है, तली में बैठ जाती है। जो कुछ अशुद्धियां हैं तली में यहाँ पे बैठ जाती है, जिनको हम कहते हैं एनोड पंख। तो बाबू अब हमारा लास्ट टॉपिक आ चुका है इस चैप्टर का, जिस चैप्टर का नाम है धातु, अधातु और उपधातु। इस चैप्टर का लास्ट हमारा रीडिंग है संचारण और उसके उदाहरण। तो संचारण के उदाहरण में हम 3 उदाहरण पढ़ते हैं संचारण के। इसमें पहला उदाहरण पढ़ते हैं चांदी का काला होना। चांदी काला क्यों होता है? सल्फर के कारण। वायुमंडल में उपस्थित सल्फर से अभिक्रिया करके चांदी सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, इसके कारण चांदी काला हो जाता है। दूसरा हमारा उदाहरण पढ़ना संचारण का कापर का हरा होना। तो कापर हरा क्यों हो जाता है? कापर वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कापर कार्बोनेट बनाता है। लास्ट हेडिंग में लास्ट इसका एग्जांपल पढ़ना है संचारण का कि लोहे पर जंग लगना। लोहा पे जंग लगता है कि लोहा क्या करता है? वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता से अभिक्रिया करके फेरिक ऑक्साइड बना लेता है भूरे रंग का, ठीक है। तो लोहे का भूरे रंग की जंग लगता है और लोहे का वजन भी बढ़ता है इस कारण। हमें अब इसके आगे पढ़ना है संचारण से सुरक्षा, यानी संचारण जो हो रहा है धातु का, उससे हम कैसे अपने धातु को बचा सकते हैं। इसमें हम पहला पढ़ेंगे अन्य विधि, जैसे जो बेसिक विधि है, जैसे कि आपने पेंट कर दिया उस पे धातु पे, आपने दूसरा काम किया कि उस पे ग्रीस लगा दिया, फिर तीसरा काम किया कि उस पे हमने तेल लगा दिया। इन तीनों तरीकों से हम धातु को संक्षारित होने से बचा सकते हैं। फिर अगला एक तरीका आता है एनोडीकरण। एनोडीकरण क्या होता है कि जब भी किसी धातु को ऑक्सीजन के उसके परत पे ऑक्सीजन की जो धातु की जो परत है उस पे ऑक्सीजन की अभिक्रिया करा के ऑक्साइड बना दिया जाए, तो उससे भी धातु संक्षारित होने से बच जाता है। इस विद्युत के द्वारा इस क्रिया कराने को हम एनोडीकरण कहते हैं, ठीक है। अब लास्ट हेडिंग इसमें बचा संचारण की सुरक्षा में
यशद लेपन। यशद लेपन क्या होता है? जब भी किसी धातु के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को हम यशद लेपन कहते हैं। जब भी जिंक की परत जब चढ़ाते हैं धातु पे तो धातु संक्षारित होने से बच जाती है। अब हमारा अगला हेडिंग है मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होता है? जब भी दो या दो से अधिक धातु को के समांगी मिश्रण को मिलाते हैं तो उससे उत्पन्न जो धातु होता है उस धातु को कहते हैं मिश्र धातु। जैसे हमने पीतल बनाया तो पीतल बनता कैसे? कापर और जिंक के मिश्रण से पीतल का निर्माण होता है। अब पीतल का उपयोग हम कहाँ करते हैं? मूर्ति और बर्तन बनाने में। आपने देखा हो कि जो भी बर्तन बनते हैं कई सारे वो पीतल के बनते हैं। ठीक है, हम इसके बाद आगे अगला मिश्र धातु पढ़ेंगे कांसा। कांसा क्या होता है? कांसा होता है कापर और टीन का मिश्रण। कापर और टीन का जो मिश्रण होता है ना कांसा, इससे हम बनाते हैं घंटी। यानी जब भी इस पे टन, आप कभी मंदिर या कहीं जाइएगा वहां पे देखिएगा एक घंटी बजता है तो कितना देर तक आवाज होता है, तो ये मिश्रण के कारण। ठीक है, अब हम अगला मिश्र धातु में पढ़ेंगे सोल्डरिंग। सोल्डरिंग क्या होता है? तो जब भी टिन और प्लम्बम के मिश्रण से सोल्डरिंग का निर्माण होता है। अच्छा, आपको जैसे सर जी सोल्डरिंग होता क्या? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका भी आप अगर घर पे बैठे हो तो आपके पास अगर इमरजेंसी हुआ, वही इमरजेंसी लाइट जो हमारे घर में पड़ी रहती है, जिसे हम लोग कभी लाइट चले जाने पे हम यूज़ करते हैं, अगर उसके जो सर्किट होगा टूटा हुआ तो आप कभी बाजार में गए होंगे, भाई बाजार जो इलेक्ट्रिशियन भैया होते हैं उनसे हम कहते हैं कि भैया तार को जोड़ दीजिए, तो वो अपना आयरन उठाते हैं, मतलब एक मशीन उठाते हैं उसे उसको जोड़ देता है। तो जिस धातु से उसको जोड़ा जाता है उसको कहते हैं हम सोल्डरिंग। ठीक है, वो सोल्डरिंग बना किसका होता है? टिन और प्लम्बम से। अब मिश्र धातु के अगले गुण की तरफ आइए, यानी इस्पात। इस्पात बना किससे होता है? क्रोमियम, जिंक और फेरस से। इस्पात तीन धातु इसमें बेस जो धातु होता है वो फेरस होता है, और क्रोमियम और जिंक मिलाने से हमारा स्टील, इस्पात यानी स्टील का निर्माण होता है। ठीक है, अब इस इस्पात का उपयोग कहाँ करते हैं? बियरिंग और मशीन के पुर्जे बनाने। यानी कभी आपने साइकिल का वो जो चक्का देखा है जिसपे साइकिल का चक्कर घूमती है, हाँ, उसको हम कहते हैं बियरिंग। हाँ, उसका जो निर्माण होता है वो स्टील से होता है, और मशीन के बहुत सारे पुर्जे। ठीक है, अब लास्ट हम पढ़ेंगे मिश्र धातु के गुण। अब मिश्र धातु में कौन से गुण उत्पन्न होता है? तो मिश्र धातु में ज्यादा गुण उत्पन्न नहीं होता। मिश्र धातु में एक गुण उत्पन्न होता है कि मिश्र, जब भी आप धातु का मिश्रण कराते हैं, मिश्र धातु का निर्माण करते हो, तो मिश्र धातु का गलनांक और क्वथनांक घट जाता है, यानी कम हो जाता है। तो उम्मीद होगा कि आपको ये पसंद आया होगा। तो आज हमने अपना एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया जिसका नाम है धातु अधातु। ठीक है, क्या पसंद है? अगर पसंद आए तो आगे शेयर और करते हैं। ये हमारे द्वारा किया गया छोटा सा एक माइंड मैप है। अगर आपको पसंद आया और याद करने में आपको थोड़ा सा भी आसानी हुई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमें, और बहुत ज़्यादा शेयर करें हमें। ठीक है, ताकि हम और अच्छे से आपको पढ़ा सकें।